गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को बहुत अच्छे से देख लिया है। आज आइए इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के विषय में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। इट इज़ स्मूथ एंड कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ होता है। और अगर हम इसको देखें तो ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन के इक्वल अमाउंट से मिलकर बना होता है ना। दूसरा अगर हम देखें इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पेशल प्रोटीन नोन एज द पोरिन्स। इसमें बहुत अधिक संख्या में एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन्स पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। द पोरिन्स आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑफ 5000 डाल्टन और लेस इन वेट टू पास थ्रू इट। पोरिन्स के माध्यम से, पोरिन क्या होता है, एक प्रकार का इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है जो 5000 डाल्टन या इससे कम वेट वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये मूवमेंट के लिए अलाउ करता है, अर्थात वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ करता है। अगर वो 5000 डाल्टन या इससे कम वेट का मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्या करता है, परमिट करता है, उसको अलाउ करता है फॉर द पर्पज ऑफ द मूवमेंट। कौन, पोरिन्स। तो पोरिन्स एक प्रकार का इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटीन का बना होता है और 5000 डाल्टन या इससे कम वेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको वो परमिट करता है फॉर द पर्पज ऑफ द मूवमेंट। The outer membrane is freely permeable to nutrients, molecules, ions, energy molecules like the ATP and ADP molecules। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बच्चों ये फ्रीली परमिएबल होता है और किसके लिए, कुछ न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, एनर्जी, अगर एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बात करें एटीपी और एडीपी के लिए तो एटीपी एडीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स, आयंस और कुछ न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स को ये परमिट करता है अंदर आने के लिए। तो आउटर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर का स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, जो एक प्रोटीनस पार्ट होता है, जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन का एक इक्वल अमाउंट से मिलकर बना होता है बच्चों, ये परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, लेकिन कुछ के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए और एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में एटीपी और एडीपी को ये परमिट करता है और ये अंदर आने की अनुमति देता है, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो अलाउ करता है। ठीक, तो ये तो रहा किसके विषय में, ये तो रहा इंपॉर्टेंट कुछ आउटर मेम्ब्रेन के विषय में। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, अंदर का मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, वो कंपैरेटिवली आउटर मेम्ब्रेन से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बहुत सारे इन्वेजिनेशन देखने को मिलते हैं। एक अंगुली जैसी उभार दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग देखने को मिलती है और उस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, है ना, यही हम लोगों ने देखा था। तो आउटर मेम्ब्रेन के बाद आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इनर मेम्ब्रेन के विषय में। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा अगर हम देखें तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है संरचना में। इट इज़ फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ द फोल्ड्स मेनी टाइम्स एंड इज़ नोन एज द क्रिस्टी। अंदर की ओर ये बहुत सारी फोल्डिंग बना लेता है, बहुत ज़्यादा फोल्ड, बहुत सारे इन्वेजिनेशन देखने को मिलते हैं और ये बहुत कुछ नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन का ही आउट ग्रोथ होता है, एक्सेस ग्रोथ हो जाता है और ये फोल्ड बना लेता है और इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए यही फोल्ड है जो क्रिस्टी कहलाता है। आप देखिए ये इसमें, ये देखिए अंदर की ओर जो फोल्डिंग दिख रहा है ये इस प्रकार का, तो ये जो फोल्डिंग हो जाता है ये इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन का एक्सेस ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है और उसी को हम क्रिस्टी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन का जो एक फोल्डिंग देखने को मिलता है, एक्सेस फोल्डिंग देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। दिस फोल्डिंग हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनेली। ये क्रिस्टी क्यों बनता है, ये फोल्डिंग क्यों बनता है, ये ऑर्गेनेली के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन की क्षमता देखने को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है ना।
तो वहाँ सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्रिस्टी पाई जाती है, बहुत सारे फोल्डिंग देखने को मिलते हैं। द क्रिस्टी एंड द प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए प्रोटीन और क्रिस्टी दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो कुल मिला के क्रिस्टी और प्रोटीन, कौन कौन, क्रिस्टी और प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रिस्टी और प्रोटीन दोनों हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेंगे, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। अनलाइक द आउटर मेम्ब्रेन द इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमिएबल। अर्थात अगर हम कहें आउटर मेम्ब्रेन जहाँ फ्रीली परमिएबल था, वहीं इनर मेम्ब्रेन स्ट्रिक्टली परमिएबल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता, कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए। अर्थात फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत ही कम चीज़ों को अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है, तो इट इज़ परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को परमिट करता है, एटीपी को परमिट करता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ट्रांसफर्स ऑफ द मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अर्थात कुछ मेटाबोलाइट्स को रेगुलेट करने के लिए एटीपी और ऑक्सीजन्स को अंदर आने की अनुमति देता है, और सब के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली परमिएबल होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा इनर मेम्ब्रेन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली परमिएबल होता है, जो सबको अलाउ नहीं करता, कुछ ही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है, एटीपी और ऑक्सीजन को अलाउ करता है, अपने अंदर आने की अनुमति देता है। आइए अब हम बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। जैसा कि हमने देखा है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के विषय में। It is the space between the outer and inner membrane of the mitochondria. It has the same composition as that of the cell cytoplasm. तो ये जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिल्कुल वैसे ही होता है जिस प्रकार के सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक वही कंपोजिशन इसमें भी देखने को मिलता है। देयर इज़ अ डिफरेंट इन द प्रोटीन कंटेंट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे प्रोटीन के डिफ्रेंशिएशन, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अर्थात इनका जो कंपोजिशन होता है, डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन का कंपोजिशन देखने को मिलता है। आइए भी इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे और वो है मैट्रिक्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन एंड द एंजाइम। ये जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, ये प्रोटीन और एंजाइम का मिक्सचर होता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, एक जटिल मिक्सचर होता है। किसका, प्रोटीन और एंजाइम से मिलकर जो फ्लूइड मटेरियल बनता है, जो डेंस मटेरियल बनता है, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। दीज एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, टीआरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो एंजाइम होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए हेल्प करता है। दीज एंजाइम आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अर्थात ये एनर्जी के रूप में एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टीआरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही एंजाइम मिलकर इन सब का फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, टीआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फॉर्मेशन कौन करता है, यही सब एंजाइम जो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, ये सब इसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर को देखिए, बहुत ही अच्छे समझाया गया है। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इस प्रकार का उभार जो ट्यूब लाइक संरचना जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यही क्रिस्टी के इसी पार्ट पर ही देखिए पायरुवेट किस में बदलता है, एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में। तो यहाँ आपको ये देखने को, यहाँ देखिए फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन आपको यहीं, क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया आपको यहीं देखने को मिलेगी। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहीं होता है। किसका, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन, है ना, क्रेब्स साइकिल और
पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम, ये सब प्रक्रिया आपको क्रिस्टी पर ही देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोमल डीएनए अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सेल्फ डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। यही देखिए जो उभार दिखाई दे रही है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, जैसा कि मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, जिसके अंदर अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इसके पास खुद की देखने को मिलती है। तो इन सब के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स ग्रैन्यूल्स है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से ये देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस, अर्थात पूरा कुल मिला के पूरा सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, है ना। अर्थात डीएनए के टेम्पलेट पर आपको एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण ये यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ, इनर मेम्ब्रेन, अर्थात आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक ना। ये देखिए इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। किसको कहते हैं, अर्थात आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यहाँ देखिए आउटर मेम्ब्रेन दिखाया गया है, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला लेते हैं तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप कहा जाता है, ठीक। ये देखिए इसी अगर देखिए इसके स्टॉक भाग पर अगर हम देखें, इसके नीचे वाले भाग पर देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखने को मिल रहा है, स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया सब यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सब साइट आर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक क्रिस्टी को दिखाया गया है, ये क्रिस्टी का थोड़ा जूम करके दिखाया गया है उसको। ये देखिए ये जो है इसका स्टॉक जो होता है उसको F0 स्टॉक का, और ये F1 देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको F1 कहते हैं, और ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी सिंथेसिस के लिए, अर्थात ये एटीपी सिंथेटेज है ना। ये क्रिस्टल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक। और ये देखिए ये अर्थात ये इंट्रा क्रिस्टल स्पेस और पेरिफेरल स्पेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बनाते हैं। तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक। तो आइए अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जैसे कि अभी हमने बात किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का ही डीएनए होता है, तो आइए बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड और mtDNA और mDNA इज द डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। रेस्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल इन द न्यूक्लियस। देखिए मैंने बताया कि जो डीएनए होता है वो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, और जो शेष डीएनए होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। इन प्लांट डीएनए इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट आल्सो, अर्थात प्लांट में ये जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है और न्यूक्लियस में भी देखने को मिलेगा। द माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द डीएनए ऑफ देयर ओन, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का एक डीएनए होता है जो स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलता है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्पॉन्स अबाउट 16,500 डीएनए बेस पेयर। अगर हम ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर देखें तो लगभग 16,500 डीएनए बेस पेयर देखने को मिलते हैं। इट रिप्रेजेंट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डीएनए इन द सेल, अर्थात टोटल डीएनए अगर सेल के टोटल डीएनए को देखें तो उसमें से कुछ स्मॉल फ्रैक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन्स 37 जीन्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो जीन्स की संख्या अगर हम देखें तो उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर 37 जीन देखने को मिलते हैं जो एक्टिव स्टेज में होते हैं। ऑल दीज जीन्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सभी जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, कुछ नॉर्मल फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आइए अगला देखें। दीज डीएनए हेल्प्स द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेल, अर्थात अगर माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना है तो उनके डिवाइड करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है ये एप्लीकेबल खुद होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के डीएनए से डिवाइड होने की क्षमता रखता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मैटरनली इनहेरिटेड, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनली इनहेरिटेड होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। The facts that mitochondrial DNA is maternally inherited enables to trace the material linkage for the back in the time। मैंने बताया था ना, तो एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो आप देखने को मिलता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी देखने को मिलता है। तो क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही इनहेरिट होता है। मैंने ये भी बता दिया था आपको पिछले वीडियो सेगमेंट्स में कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक सेल से निकाल दिया जाए तो इस समय प्रेजेंट लाइफ में भी वो अपना फ्री एग्जिस्टेंस जीवन जीने के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल हो सकता है।
द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, जैसे जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रोकैरियोट में देखा था बैक्टीरिया का डीएनए जैसे सर्कुलर होता है, ठीक उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी सर्कुलर होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट जैसा रिजेंबल करता है। ये भी कोवेलेंटली क्लोज्ड होता है और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर स्टेज में देखने को मिलता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर कोवेलेंट क्लोज्ड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। Mitochondrial DNA is susceptible in free oxygen radicals. Mutation in the mitochondrial DNA leads to the number of the illness like exercise intolerance. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन हो जाए, अगर वो म्यूटेंट हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप फटीग महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बेकार हो गया, बर्बाद हो चुका है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और हमारी मांसपेशियों को भरपूर मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो फटीग हो जाती हैं, जिसकी वजह से एट्रोफी होने लगता है। अगर मस्कुलर एट्रोफी हो रहा है, अगर हमारी मांसपेशियां थक रही हैं, फटीग हो रही हैं, तो इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ द इलनेस हो सकता है, नंबर ऑफ बीमारियां हो सकती, नंबर ऑफ डिजीज हो सकती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। अगर एक्सरसाइज आप कर लेंगे तुरंत फटीग हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर वे में हमारी मांसपेशियों को नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है, या तो फिर एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है। एटीपी अपने से ही पहले बर्बाद हो चुका है और वहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली पेशेंट क्या हो जाएगा? एक झरसन में चला जाएगा और वो थक जाएगा, गिर जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के विषय में। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से होती हैं? डिजीज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रिजल्ट्स ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज किसकी वजह से होता है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शंस हो जाता है, तो वहाँ फिर क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होने की संभावना हो जाती है। डिसफंक्शंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया फेल्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी दैट इज द नीडेड फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अर्थात अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाता है तो वहाँ एनर्जी प्रोडक्शन क्या हो जाता है? फेल्स हो जाता है। अर्थात एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अर्थात हमको जिंदा रहने के लिए, हमको वृद्धि करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर वो एनर्जी नहीं मिल रही है तो ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो गया है और हमको एनर्जी नहीं मिल रहा है, जिससे हमारा ग्रोथ रुक गया है, जिससे हमारा लाइफ क्या हो गया है? अर्थात हमारा लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लम में फंस गया। हमारे लाइफ में क्या है? बहुत सारे उथल पुथल मच गई, हमारे लाइफ में बहुत सारी कमजोरियाँ आ रही, हमारा लाइफ एक ऐसे स्टेज पर खड़ा हो गया है जहां हमारा डेथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, सॉरी प्रॉपर वे में एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एनर्जी इन द सेल और इवन सेल डेथ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द लेस एनर्जी। अर्थात इंजरी इन द सेल, अगर सेल में कोई इंजरी हो जाती है, यहाँ तक कि सेल का डेथ होने का मेन कारण केवल क्या होता है? प्रोडक्शन, अर्थात एनर्जी के प्रोडक्शन में कमजोरी आ जाना। अर्थात एनर्जी का प्रोडक्शन अगर लेस हो गया, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सेल डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, सेल के इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सेल डेथ करेगा तो आदमी में बुढ़ापा जल्दी आएगा और ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी मर सकता है ना? तो क्यों? क्योंकि हम सेल से ही तो बने हैं। सेल इज द क्या, अगर हम ये कहें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हमारा सेल डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है तो हमारी कोशिकाएं ही तो हमारे टिश्यू बनाती हैं, हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो कुल मिला के हमारा ऑर्गन सिस्टम, कुल मिला के ऑर्गेनिज्म क्या होगा? प्रॉब्लम में फंस जाएगा। पूरा के पूरा, अर्थात पूरा सिस्टम बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगा अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी सप्लाई देता है और वो एनर्जी सभी कोशिकाओं को मिलता है। अगर कोशिकाएं हमारी डेथ हो जाती हैं तो पूरा सिस्टम हमारा डेथ माना जाएगा। इफ़ द प्रोसेस हैपन्स थ्रू आउट द बॉडी, अगर ये प्रक्रिया हमारे शरीर में हर समय तक चलता रहा, अर्थात एनर्जी का प्रोडक्शन बिल्कुल डिमिनाइज हो गया, डिस्ट्रक्शंस की ओर जा रहा है, तो द होल सिस्टम बीइंग टू फेल्स, तो इसका मतलब होता है कि पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। अर्थात हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो जाएगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि हर एक सिस्टम सेल से ही बने हैं। जब सेल मर जाएगा, क्योंकि सेल को चाहिए एनर्जी, अगर वो एनर्जी सेल नहीं पाएगा तो सब सेल डिस्ट्रक्शंस की
हो जाएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, द डिजीज प्राइमरली अफेक्ट्स यंग, ये बीमारी सबसे ज़्यादा यंग को अफेक्ट करता है। द माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज कॉजेज मोस्ट ऑफ द डैमेज टू द सेल ऑफ द ब्रेन, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का प्रॉब्लम, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया डिजीज सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को, मसल्स को, किडनी को, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अर्थात कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो ज़्यादा फंक्शन करने वाले हमारे ऑर्गन है सबसे पहले वो डिस्फंक्शन हो जाएंगे, और वो जब डिस्फंक्शन हो जाएंगे तो पूरा सिस्टम खराब होने से पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होने से हम लोग क्या हो जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म लीड्स टू द डेथ, अर्थात मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, अर्थात एनर्जी प्रोडक्शन में डिस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से सभी कोशिकाएं मर जाएंगी, और सभी कोशिकाएं मर जाएंगी सभी सिस्टम बर्बाद हो जाएंगे और ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, जीव मर जाएगा। यही चीज़ है अगर माइट्रोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हुआ तो। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं। द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप्स इन विच दे आर प्रेजेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिपेंड करता है सेल टाइप्स पर जहां वो रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, माइट्रोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। ये क्या करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। The simpler molecules of the nutrients are sent to the mitochondria to the processed and the produce charged molecule, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के लिए भेज दिए जाते हैं और वो चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ प्रोसेस करते हैं। दीज चार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइंस द ऑक्सीजन्स एंड प्रोड्यूस एटीपी, ये चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन से निकले हुए चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो वो टूटते हैं, उनका कंब्यूजन होता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो वो जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एटीपी का निर्माण करते हैं। इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन जो देखने को मिलता है वो कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उस टूटे हुए चार्ज मॉलिक्यूल के साथ, और उनके साथ मिलकर वो एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। अर्थात ऑक्सीडाइज हो गए जो न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, और वो जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, विच इज टेक्स प्लेस विद इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, और ये प्रक्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल्स टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयंस विद इन द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो कैल्शियम आयन के प्रॉपर कंसंट्रेशन को बनाए रखता है। कहाँ, सेल्स के कंपार्टमेंट में। तो सेल्स के कंपार्टमेंट में प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को बनाए रखने के लिए भी माइट्रोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है। द माइट्रोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प्स इन द बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड द हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में भी माइट्रोकॉन्ड्रिया का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। अर्थात एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एज वेल एज द हार्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी किसके सहायता से होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के सहायता से होता है। द लीवर सेल्स माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम दैट डिटॉक्सिफाई अमोनिया। लीवर सेल के अंदर पाए जाने वाला जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो एंजाइम होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो अमोनिया के टॉक्सिसिटी को कम करता है। अर्थात जो अमोनिया का टॉक्सिसिटी होता है, जो विषाक्तता होता है, तो अमोनिया की विषाक्तता को कम करने के लिए लीवर के माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है और वो अमोनिया के टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। अर्थात अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया में, यूरिया को कन्वर्ट करेगा यूरिक एसिड में। अर्थात अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो उसके टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमारे लीवर के पास एक एंजाइम होता है। तो लीवर का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन को कम करने का काम करता है, अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन करता है। The mitochondria also play important role in the process of the apoptosis और the programmed cell death। अर्थात माइट्रोकॉन्ड्रिया का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, वो प्रोसेस करने में, अर्थात एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अर्थात माइट्रोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल किसके लिए होता है, प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस माने होता है जब हमारा सेल डेथ करता है, अर्थात प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो इसके लिए भी माइट्रोकॉन्ड्रिया का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।
एबनॉर्मल डेथ ऑफ द सेल ड्यू टू द डिस्फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कैन अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। अर्थात अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शन हो जाता है तो एबनॉर्मल डेथ का सबसे मेन कारण क्या होता है कि हमारे ऑर्गन का फंक्शन अफेक्टिव हो जाता है। जब हमारा ऑर्गन का फंक्शन अफेक्टिव हो जाएगा तो उसको हम एबनॉर्मल डेथ कहते हैं। अर्थात कुल मिला के डिस्फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, केवल माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्फंक्शन होने से जो डेथ होता है इट इज़ द माइट्रो एबनॉर्मल डेथ। और ये एबनॉर्मल डेथ क्यों होता है, क्योंकि हमारा ऑर्गन अफेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। ठीक, तो इट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के विषय में। उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएँ और बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ बच्चों अगर हमारे नए व्यूवर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।